उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कहते हैं कि उर्दू लिखने पढ़ने वाला कठमुल्ला होता है। और इस तरह की बात करके वो उर्दू को कहीं न कहीं कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं और टारगेट मुसलमानों को करते हैं। तो यहाँ हम्म। जब भी नफ़रत की राजनीति होती है, उर्दू के पीछे मुसलमान को खड़ा किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बड़ा है, बहुत अहमियत के लायक है। फ़िल्म इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में ही है। जी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो उर्दू की पीठ पर सवार होके इतना अरबों-खरबों का कारोबार करती है। जी हम गाने सुनते हैं, हमारी प्लेलिस्ट भरी हुई है, वो तमाम उर्दू है। अब हम जी। भले उसको उर्दू का नाम ना दें, उर्दू सर्टिफ़िकेट ना लें, उस फ़िल्म के लिए ये एक दूसरी तरह की सियासत है। लेकिन क्या वो जो कारोबार हो रहा है, उसमें उर्दू का कोई अमल दखल नहीं है, इससे कोई इनकार कर सकता है? अकोला जिले की इस नगर परिषद में मराठी के साथ उर्दू में भी नाम लिखा गया था, जिससे पूर्व नगर सेविका वर्षाताई संजय बागड़े असहमत थी। उनका कहना था कि सरकार कार्य मात्र मराठी में होना चाहिए और उर्दू का उपयोग चाहे वो साइन बोर्ड पर हो या किसी और जगह वो अस्वीकार्य है। उन्होंने यानी ये जो नगर सेविका थी उन्होंने पहले नगर परिषद में आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद परिषद ने बहुमत से उस आपत्ति के जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर के पास अपील की, जहां से आदेश मिला कि सरकारी कार्यों में 100% मराठी का ही उपयोग होना चाहिए। इस आदेश को अमरावती के संभागीय आयुक्त ने रद्द कर दिया। फिर मामला आगे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, जिसमें भी बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका थी उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ यानी न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भाषा धर्म नहीं होती, भाषा किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों से जुड़ी नहीं हो सकती और ना किसी धर्म से। उन्होंने आगे कहा कि उर्दू भाषा में ही जन्म उर्दू भारत में ही जन्मी और फली फूली भाषा है। ये गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसी बेंच ने आगे कहा कि अगर किसी क्षेत्र के लोग उर्दू समझते हैं तो उनके लिए उर्दू में भी साइन बोर्ड होना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं भारतीय है और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहा कि भारत का मूल उद्देश्य भाषा का मूल उद्देश्य संवाद है और इसे विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र लोक प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम 2022 के तहत मराठी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, लेकिन यह अधिनियम अन्य भाषाओं के उपयोग पर रोक नहीं लगाता, विशेषकर जब वो स्थानीय समुदाय के साथ प्रभावी संवाद के लिए उपयोग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि पातुर नगर परिषद में उर्दू का उपयोग 1956 से हो रहा है और ये स्थानीय समुदाय द्वारा समझी जाती है। इसलिए उर्दू का उपयोग केवल संवाद के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि किसी धार्मिक या राजनीतिक कारण से संवाद का उपयोग इसका नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उर्दू को केवल मुस्लिम समुदाय से जोड़ना एक गलत धारणा है, जो औपनिवेशिक काल की विभाजनकारी नीतियों का एक परिणाम है। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं भारत में उत्पन्न हुई है और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। अंत में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने वही कहा जिससे मैंने इस शो की शुरुआत की थी, वो ये कि आइए उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। आज इसी विषय पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए है हमारे द वायर उर्दू के एडिटर फैयाज अहमद वजी। फैयाज जी, आप और हम कई इस भाषा के बारे में, उर्दू के बारे में इसके पहले भी बात कर चुके हैं हमारे ऑफिस में और अन्य जगहों पर, लेकिन आज ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उर्दू भाषा को लेकर, जो कि एक जो कहानी अभी मैंने समझाई दर्शकों को उस संदर्भ में, और इस फैसले की अहमियत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये फैसला क्यों इतना जरूरी, महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि पूरे एक तरीके से सारे लोगों का, ट्विटर का ध्यान इसी फैसले पर आ गया है अभी, ऐसा क्या हो? जी, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसकी अहमियत को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम और आप एक नफ़रत की दुनिया में जी रहे हैं, पूरी सियासत एक नफ़रत के इर्द-गिर्द चल रही है और आम आदमी छोड़िए, हमारे प्रदेश के वज़ीर आला, मुख्यमंत्री तक इसको कठमुल्ला की ज़बान कह रहे हैं और उसके बाद हम आए दिन खबरों में देखते रहते हैं कि कभी पुलिस की कार्रवाई से उर्दू शब्दों को निकालने की बात होती है, कभी अदालती कार्रवाई से उर्दू शब्दों को निकालने की बात होती है। एक तासुब इस सतह पर है, एक तासुब आवाम की सतह पर है, वो ये है कि
शायद जाने अनजाने या मतलब बरगलाया गया हो इस सियासत ने, उसमें कुछ रोल अदा किया हो कि लोग यहाँ तक समझते हैं कि उर्दू वो भाषा है जिसमें मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ऐसे सोचने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो उर्दू को एक भाषा के तौर पर ना देख के पूरी तरह से मुसलमान की तरह देखना या मुसलमान की भाषा समझना, यह आम लोगों की एक तरह से राय है या नज़रिया है, जिस वजह से भी बन गई हो या बना दी गई हो। ऐसे में अगर कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मतलब कह लीजिए कि अदालती ये कह सकते हैं फरमान है, जहाँ से कोई फैसला निकल कर आया हो तो उस फैसले की अहमियत अपने आप हो जाती है कि ये सिर्फ फैसला नहीं है, बल्कि कुछ जहनों में जो जाले हैं, जो एक तरह से तासुब है या नफरत है, उन पर भी एक तरह का ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको रोकने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि ये भाषा यही जन्मी है और सिर्फ जन्मी नहीं है। मैं बाद में आऊँगा उस तरफ। पहले मैं जरा महाराष्ट्र की तरफ चलता हूँ, इस भाषा की अहमियत वहाँ भी आपको समझाते हैं। वो इस तरह से कि इस मुल्क के हवाले से मतलब पूरे मुल्क के हवाले से उर्दू की एक अहमियत है, वो इस फैसले में भी जाहिर है, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो 2018 की एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कहीं इधर उधर नहीं बल्कि खुद केंद्रीय सरकार का एक बहुत बड़ा इदारा है, आपको NCPOL, जो उर्दू के तरक्की के लिए काम करता है, उस इदारे में ये रिपोर्ट छपी, उसका रेफरेंस देते हुए एक आर्टिकल उसमें लेख छपा है। 2018 में बताया गया है कि महाराष्ट्र में तीसरी सबसे बड़ी जबान है ये, और वहाँ 5000 से ज्यादा उस वक्त में स्कूल थे जहाँ उर्दू मीडियम से दूसरे सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जा रहा है, उर्दू मीडियम से आप कह सकते हैं कि साइंस भी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस, जो इस तरह की चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो इसको बोलने और लिखने पढ़ने वाली आबादी मेरे ख्याल से अभी भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। तो इस हवाले से भी इस फैसले की बड़ी अहमियत है कि जहाँ इस भाषा को बोलने समझने वाले लोग हों, वहाँ साइन बोर्ड को लेकर इस तरह की मंशा का प्रदर्शन करना एक तरह से सिर्फ छोटी सोच नहीं है, कहीं ना कहीं इस सियासत ने उसमें रोल अदा किया है। जी जी सर, आप जो अभी कह रहे थे कि हम लोग अलग अलग प्रांतों से अलग अलग मतलब जो उर्दू जो भाषा है वो अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है और उसको केवल एक धर्म से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं अभी दर्शकों से भी यही एक सिंपल एग्जांपल है, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, मेरी जो पहली जबान है, जो मदर टंग मादरी जबान जिसे कहते हैं, वो मराठी और कोंकणी है, जो मेरी उर्दू लैंग्वेज नहीं है। जबकि मेरा धर्म जो है वो इस्लाम धर्म में आता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी जो भाषा है वो मराठी और कोंकणी है। तो इस वजह से ये हमारे इस जस्ट हम दोनों के बीच में ही अगर हम देखें तो ये कई लोगों का जो तर्क दिया जाता है उर्दू को लेकर, तो वो एकदम गलत साबित होता है। मैं एक उदाहरण आपसे देना, आप जब बात कर रहे थे तब मुझे भी याद आ गई, एक किस्सा याद आया। मैं जब कॉलेज में था तब मेरा एक दोस्त, जब हैदराबाद में हम घूम रहे थे कॉलेज ट्रिप में, तो वो कहता है कि मुझे ये अरेबिक बोर्ड्स देख के बड़ा डर सा लगता है। तो मैंने बोला यार ये अरेबिक नहीं है, पहली बात तो उर्दू है, देश की भाषा है हमारी, लेकिन कितनी एक इग्नोरेंस की बात है कि लोगों को ये तक नहीं पता कि उर्दू और अरेबिक में क्या डिफरेंस है और उर्दू हमारे देश की भाषा है। तो क्या लगता है आपको सर, इसके जो एक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उर्दू की, क्या उर्दू को खत्म करने की कोशिश हो रही है, और क्या ये आज नई कोशिश है या सालों साल से कोशिश चल रही है? जी मैं वहीं आ रहा था कि ये असल में इस तरह की कोई भी कोशिश जो है वो नई नहीं है, बल्कि इसको इस तरह समझना दिलचस्प हो सकता है कि ब्रिटिश इंडिया में जब जबान भी या भाषा भी एक टूल थी लड़ाई का, और कहीं ना कहीं प्रतिरोध का माध्यम उसको बनाया जा रहा था, प्रोटेस्ट या एहतजाज का माध्यम बनाया जा रहा था, तब ब्रिटिश इंडिया में इस जबान को लेकर भी सियासत की गई थी। उस जमाने में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी बन रही थी या उसकी कल्पना की जा रही थी, तो वहाँ जो है आपको मेडिकल साइंस पढ़ना हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, कोई भी चीज़ पढ़नी हो, मतलब दुनिया के तमाम सब्जेक्ट वो उर्दू मीडियम से पढ़ाए जाने के कल्पना डेवलप की जा रही थी। तब उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत मतलब उम्दा बात कही थी कि जब इस तरह की लड़ाई में है, जब जद्दोजहद चल रही है हिंदुस्तान को बचाने की या हिंदुस्तान की आज़ादी की, उस वक्त में एक ऐसी यूनिवर्सिटी की कल्पना करना और उसको खड़ा करना, अपनी भाषा में पढ़ाई करना, ये सबसे बड़ी एक तरह से बेदारी का सबूत है और हमारे लिए सबसे एक तरह से कह सकते हैं प्रतिरोध का सबसे बड़ा माध्यम है, मीडियम है।
तो ये उस जमाने में भी कुछ दूसरे लोग थे, वो उजले चेहरे थे, गोरे लोग थे जो ये कार्रवाई कर रहे थे या इस तरह की चीज कर रहे थे। अब वो चेहरा बदल गया है, अब वो सियासत किसी और तरह से की जा रही है, वो हमारे ही बीच के लोग हैं, अपने लोग हैं, लेकिन वो जो बांटने की सियासत उस वक्त भी थी भाषा के नाम पर और अब भी है। रही बात भाषा को खत्म करने की, तो ये किसी इंसान के बस में है नहीं, क्योंकि भाषा इंसान बनाता भी नहीं है। भाषा जो है वो अपने आप पैदा होती है, वो हमारे मिलने जुलने से, बाजार में कारोबार करने से। मिसाल के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र में ही है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो उर्दू की पीठ पर सवार होकर इतना अरबों खरबों का कारोबार करती है। हम गाने सुनते हैं, हमारी प्लेलिस्ट भरी हुई है, वो तमाम उर्दू है। अब हम भले उसको उर्दू का नाम न दें, उर्दू सर्टिफिकेट न लें, उस फिल्म के लिए एक दूसरी तरह की सियासत है, लेकिन क्या वो जो कारोबार हो रहा है उसमें उर्दू का कोई अमल दखल नहीं है, इससे कोई इनकार कर सकता है? आप ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे डायरेक्टर आपको बताएंगे कि वो उनके गाने लिखने वाले, उनके स्क्रिप्ट लिखने वाले, या हत्ता के ठीक से मुकालमा अदा हो, डायलॉग अदा हो, इसके लिए इंस्ट्रक्टर रखे जाते हैं। वो जबान ना भी पढ़ें तो उनको दुरुस्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उर्दू का ही कारोबार है ना, ये उर्दू का कारोबार कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी सियासत जो चाहती है कि बांट लेंगे, वोट शायद ले सकती है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि इससे जो हमारा एक मिथ भी है कि कोई ज़बान तब जिंदा रहती है जब उसमें कारोबार हो। इस ज़बान के साथ ट्रेजेडी अलमिया ये है कि कारोबार हो रहा है लेकिन नाम नहीं दिया गया। तो इस मुल्क में उर्दू की कई मतलब तरह से लड़ाई है उसको ज़िंदा रखने की, लेकिन ये ज़िंदा रखना जो किसी इंसान की तरफ से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से जो बात होती है, वो लड़ाई असल में उतनी अहमियत रखती नहीं है। आपके महाराष्ट्र में बच्चे आज भी उर्दू पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भले, और दूसरी दूसरी रियासत में खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय सरकार की, पूरा का पूरा जो हैदराबाद में है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा घर में जिनको उर्दू बचानी है वो खुद बचा रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि वक्ती तौर पर परेशानियाँ होती हैं और लोग परेशान होते हैं। शायद इसलिए भी ये फैसला बहुत बड़ा है, जो आपका पहला सवाल था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि जो एक एहसास कमतरी में लोग जी रहे हैं या उनको एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला कहते हैं कि उर्दू लिखने पढ़ने वाला कठमुल्ला होता है, और इस तरह की बात करके वो उर्दू को कहीं ना कहीं कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं और टारगेट मुसलमानों को करते हैं। तो यहाँ जब भी नफरत की राजनीति होती है, उर्दू के पीछे मुसलमान को खड़ा किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बड़ा है, बहुत अहमियत के लायक है। जी बिल्कुल, ऐसा आप जैसा कह रहे हैं कि उर्दू का कोई रिलीजन नहीं होता। उर्दू लैंग्वेज में आज की तारीख के सबसे बड़े अगर शायर पॉपुलैरिटी वाइज देखें तो गुलजार साहब है, और जो कि मुसलमान नहीं है। दूसरे एक पॉपुलर राइटर है जावेद अख्तर, इन्होंने एक ट्वीट किया है, वो मैं अंग्रेजी में किया है, मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और आप भी इस पे प्रतिक्रिया दीजिए फैयाज जी। मैं पहले ये ट्वीट पढ़ लूँ। तो वो लिखते हैं, जावेद अख्तर जो लेखक है, राइटर है, पोएट है, वो लिखते हैं कि 1798 में, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में, 1798 में एक इस्लामी विद्वान शाह अब्दुल कादिर ने कुरान का पहली बार उर्दू में अनुवाद किया। उस समय के लगभग सभी मुफ्ती और काजियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र पुस्तक का उर्दू जैसी बूत परस्त भाषा में अनुवाद करने का साहस किया। कई सालों बाद जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपनी जान बचाने के लिए भी उर्दू नहीं बोल पाते थे, उन्होंने घोषणा की कि उर्दू मुसलमान की भाषा है। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि आज भी बहुत से लोग मोहम्मद अली जिन्ना की बात पर यकीन करते हैं। जी, नहीं, बहुत सही ट्वीट किया है इन्होंने। और मुझे इससे एक दूसरी बात याद आ गई कि कुछ लोग मुगलों को भी लाते हैं इस बीच में। तो उनको समझना चाहिए कि जिस ज़माने में ख़ास तौर से जो गालिब का ज़माना है, और गालिब को सब फैशन में भी जानते हैं कि बड़ा शायर है, और कुछ भी हो 2 लाइन कह के उसके आगे गालिब लगाइए और उसको आप मतलब मार्केट वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो जो गालिब का ज़माना है, तो गालिब तक उर्दू में शायरी नहीं करना चाहते थे। वो उर्दू को गिरी पड़ी ज़बान समझते थे कि ये ऐसी ही ज़बान है। लेकिन और उनको फ़ारसी में मतलब शेर कहने का, और फ़ारसी में कि मतलब मेरा नाम हो, मैं बड़ा शायर कहलाऊँ, वो ज़बान फ़ारसी थी। और मुग़ल के कह सकते हैं कि सरकारी ज़बान या दफ्तरी ज़बान या उनके अंदर जो ऑफिशियल काम होते थे, उसकी ज़बान भी फ़ारसी थी। तो उर्दू को तो वहाँ भी ठुकराया गया था। उर्दू को उस ज़माने का शायर भी ठुकरा रहा था, जो इस ज़बान का आज सबसे बड़ा शायर है। एक तरह से उसको हर आदमी जानता है। तो ये सही मानों में गली कूचों में पड़ी हुई ज़बान थी,
और ये लेकिन वो गालिब जवान है जिसकी गालिब को तमाम भी शायरी। सर, गालिब को भी उर्दू पर उसीलिए, जैसे वो सीरियल में हमने देखा है कि उर्दू पर इसीलिए आना पड़ा कि उर्दू ज़्यादा बोलने वाली भाषा थी, जी ज़्यादा जी फेमस भाषा थी और आम बोलचाल बिल्कुल की एक तरीके से भाषा थी। तो बिल्कुल उर्दू ना बिल्कुल करते तो वही। शायद गालिब गालिब भी ना होते। जी जी। तो वही मैं कह रहा था कि ये गलियों की जबान थी, बाजार कूचों में जी। बोली जा रही थी। तो एक शायर को भी मानना पड़ा और उसने शायरी करनी पड़ी। तो अब एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जो वो मुसलमान वाला एंगल है कि उस ज़माने में उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया या वो पहला तर्जुमा था। तो जी। उर्दू शायरी को दूसरी तरफ आप, एक पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि उर्दू शायरी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे जी। ज़्यादा बुत खाने की, बुत परस्ती की, मैं खाने की या इस तरह के तमाम जो इस्लाम के खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें उर्दू शायरी में मौजूद है। तो जी। उर्दू तो हमेशा से प्रोग्रेसिव रही है। वो मतलब उसने उस तरह की शायरी की है जो एक तरह से समाज में बगावत जिसको कहें, मतलब वो एक पहलू उसमें मौजूद रहा है। इसके जी। बावजूद अब ये सिर्फ सियासत है, तासुब है, और मतलब उस चश्मे से आप कहते हैं कि असल है कि देखिए पूरी सियासत अभी हमारे मुल्क की सियासत ही मुसलमान के नाम पे चल रही है। और जी। मुसलमान चूंकि ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, उर्दू अक्सरियत है उनकी पढ़ने लिखने वालों में, संयोग है ये बस। नहीं तो आपने जैसे अभी गुलजार का नाम लिया, उसी तरह आप पंडित मतलब आनंद आनंद नारायण मुल्ला से लेकर गोपीचंद नारंग तक चले आइए। मेरे कुछ मतलब बिल्कुल। लोग कलीग हैं जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, वहाँ तक चले आइए, उर्दू तो सब पढ़ रहे हैं और उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, लेकिन मुसलमान पढ़ने वाले थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये टारगेट करते हैं और हुँ। मुसलमान को खड़ा करते हैं। तो ये सिर्फ सियासत ही है। सच्ची बात यही है कि उर्दू बहुत मासूम ज़बान है। जी। हुँ, बिल्कुल। उर्दू बहुत मासूम ज़बान है और बहुत प्यारी भी ज़बान है और शायद बिल्कुल। इसके बिना हमारी ज़िंदगी एक तरीके से अधूरी है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री अधूरी है, हमारी हुँ, किताबें अधूरी है, हमारी सियासत, हमारी कोर्ट्स, हमारे हर चीज़ में उर्दू का उपयोग हम करते हैं। भारत देश में जब रहते हैं तो उर्दू और हिंदी कब हम स्विच करते हैं, हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं होता। जो योगी आदित्यनाथ जिस एक वीडियो में देख रहा था कि उर्दू के शब्दों का विरोध कर रहे थे, उसी लाइन में उन्होंने 4 शब्द हाँ। उर्दू के कह दिए थे। जी, जी। तो खैर सर, इस पे कोई आप अंतिम विचार आप रखना चाहें जिसके पहले हम ये लाइव बंद करें? फैयाज़ जी। अंतिम विचार मैं कि मतलब हाँ, ये कह सकता हूँ कि देखिए इस भाषा को जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुले दिल से जी। कबूल करना चाहिए। जब आप एक भाषा सीखते हैं तो सिर्फ भाषा नहीं सीखते, ये वो ज़बान है जिसमें आपका पूरा कल्चर मौजूद है। अगर आप मजहबी तौर पर मुसलमान हैं या मजहबी तौर पर हिंदू हैं, तो आपको आपकी धार्मिक किताबें भी इसमें मिलेंगी। आप जी। नवल किशोर को नहीं भूल सकते, जिन्होंने उस ज़माने में तमाम पुराण, उपनिषद या गीता, रामायण, इस तरह की जितनी किताबें हैं सब उर्दू में छपी हुई हैं, उर्दू में ट्रांसलेटेड हैं। बिल्कुल। वो उस ज़माने में मौजूद है। उसी तरह ईसाइयों के लिए हैं या सिखों के लिए बहुत हैं, तो उसी तरह मुसलमानों के लिए हैं। तो इस ज़बान में तमाम धर्मों की धार्मिक ग्रंथें भी मौजूद हैं, धार्मिक किताबें भी मौजूद हैं। आप चाहें तो उस ज़बान में अपनी धार्मिक चीज़ें पढ़ें और उसी तरह दुनिया का अच्छा से अच्छा लिटरेचर मौजूद है, आप चाहें लिटरेचर पढ़ें। उसी महाराष्ट्र में मंटो भी थे, मंटो ने बिल्कुल। लिखा है और वहाँ की गलियों के बारे में वो सच्चाई आज तक है और उस पर लोग फिल्में बना रहे हैं। ये इसी ज़बान में लिखने वाले एक शख्स ने वहाँ देखा, अपनी नज़र से जो देखा, राइट। जो सुना वो लिख लिख के गए। इसी तरह आप मुंबई में आज भी एक से एक लोग हैं लिखने वाले उर्दू में, बिल्कुल। जिन बिल्कुल। मतलब जो महाराष्ट्र के बाहर निकल के सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भर में उसी उर्दू की बदौलत पहचाने जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर तरह के हर तबके के लोग हैं। तो ये फैसला जहाँ महाराष्ट्र जैसे एक रियासत के लिए, एक सूबे के लिए बहुत अहमियत रखता है और अगर किसी गलत मंशा या कह लीजिए कि सियासत के बहकावे में आकर कोई मतलब इसके खिलाफ चाह रहे थे कि साइन बोर्ड ना हो, उर्दू उर्दू ना लिखी जाए, तो ये सिर्फ उनको जवाब नहीं है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से इस पूरी सियासत को, नफरत की सियासत को एक जो सो करारा जवाब दिया है और बहुत सही। जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई नई बात भी नहीं कह दी है जिस पर जी। हैरान होने की बात है। ये सब जी। हम सब लोग मानते आए हैं कि ये भाषा सबकी है, इस मुल्क में पैदा हुई, इसका रीजन हम जानते हैं, इसके फलने फूलने की पूरी कहानी हम जानते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस पर जो है अपने ऑब्जर्वेशन को अच्छे से सामने रखा है। इसलिए जी। ये फैसला, मैं आखिर में भी वही बात दोहरा दे रहा हूँ कि ये फैसला हुँ। बहुत अहमियत वाला है और कई मानों में तारीखी भी कह सकते हैं।
क्योंकि जी जब अदालती कार्रवाई से भी उर्दू को निकालने की बात हो रही हो, एक प्रदेश का हम्म वजीर आला भी उर्दू के खिलाफ बोल रहा हो, और पुलिस कार्रवाई एफआईआर से उर्दू शब्दों को निकालने की बात हो रही हो, तब तो इस फैसले की अहमियत है ही। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फ्यूचर में इस फैसले की अहमियत है वो हमें और ज़्यादा महसूस होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद असल फैयाज जी सारे। असल हाँ, जी असल में जी इस ज़बान के नाम पर सिर्फ नफ़रत नहीं फैलाई गई है ना, इस ज़बान के हम्म नाम पर बहुत सारे मुसलमान नौजवानों के साथ वो उस तरह का सलूक किया गया है कि वो कई लोगों को जेल तक जाना पड़ा है कि इनके बिल्कुल यहाँ से सबूत के तौर पर उर्दू में किताब मिली है। तो हमारे मुल्क में जो कानूनी कार्रवाइयाँ रही हैं, उसमें भी उर्दू को बहुत शक की निगाह से या उस तरह से देखा गया है कि उर्दू बिल्कुल की किताब कहीं अगर मिलती है तो ये आदमी मतलब शक के दायरे में आता है। शक के तो दायरे में ऐसे आएगा। में तो आप समझ सकते हैं कि इस फैसले को कैसे लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये कई जर्नलिस्टों का जिनके साथ पिछले सालों में पूछताछ हुई है, जिनके घरों पे पुलिस आई है, उनके हम मेमोइर्स में, उनके जो इंटरव्यूज़ में हम देखते हैं कि आपने जो अभी उल्लेख किया कि किस प्रकार से लोगों को शक के दायरे में देखती है जस्ट बिकॉज़ उनके घर में कोई उर्दू की लिटरेचर की भले ही किताब क्यों ना हो। जी, अ, फैयाज़ जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने कई हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें दिए, ये भी बात बताई कि महाराष्ट्र में जहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा है, उसी महाराष्ट्र में कितना कल्चर है उर्दू का, कितना इतिहास है कुल उर्दू का। तो जी, ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते मैं बस दर्शकों को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बातें याद दिला दूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि पातुर नगर परिषद में उर्दू का उपयोग 1956 से हो रहा है और ये स्थानीय समुदाय द्वारा समझी जाती है। इसलिए उर्दू का उपयोग केवल संवाद के उद्देश्य से है, ना कि किसी धार्मिक या राजनीतिक कारण से। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि उर्दू को केवल मुस्लिम समुदाय से जोड़ना एक गलत धारणा है, जो औपनिवेशिक काल की विभाजनकारी नीतियों का परिणाम है। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं भारत में उत्पन्न हुई है और एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। आखिर में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने जो कहा था उसी से मैं इस लाइव का अंत करूंगा कि आइए उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर।